नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 1981 में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आया था। वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम आया था। और 1974 में जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अधिनियम आया था। 1972 में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इन चारों ऑप्शंस को हम लोग दोबारा देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। 1981 में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आया था। 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम आया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम की यदि बात करेगा, वनों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम 1980 में आया था। और वहीं जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ अंतर्गत अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। धारणीय विकास के तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थात धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि प्राकृतिक संसाधन जो है उनका न्याय संगत उपयोग हो, उनका संरक्षण हो तथा उनका उचित प्रबंधन किया जा सके। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों, रियो पृथ्वी सम्मेलन या रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 1972 में द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आई थी। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आई थी। दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण से संबंधित जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में मैं बताता हूं, जो इन ऑप्शंस के आधार पर निष्कासित हुई थी, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे 1987 में आपकी ब्रंट लैंड रिपोर्ट आई थी, जिसे हम लोग आवर कॉमन फ्यूचर नाम से भी जानते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर नाम से भी जानते हैं। यह दोस्तों आई थी 1987 में। ब्रंट रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में आई थी। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह जो है 1989 में साइन हुआ था। दोस्तों, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से संबंधित था। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका प्रतिशत 78.08% है। ऑप्शन देखते हैं। ये आपका, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 78.08% है। वहीं यदि ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% है। ऑक्सीजन। और ऑर्गन की बात करें तो 0.93% है। और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.36% है। इसको एक बार और देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 78.08% है। ठीक। और ऑक्सीजन आपका 20.95% है। आर्गन आपकी 0.93% है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक और जान लेते हैं। नियॉन गैस जो है आपकी, यह 0.002% है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन आपका दिया है, जैसे धारणीय विकास है, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैले। तो पर्यावरणीय सुरक्षा का मतलब है चाहे वो सकारात्मक ढंग से बात कर रहा हो या नकारात्मक ढंग से बात कर रहा हो। ठीक।
इन दोनों ऑप्शंस को हम लेकर के चलेंगे। जैसे आपका जो है धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें जो है जब भी इस विकास की बात होती है उसमें भविष्य जो वर्तमान में चीज़ें हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनका इस तरह से उपयोग किया जाता है कि भविष्य के लिए भी बचाया जा सके। तो ये तो हो गया आपका जो है पॉजिटिव वे में सकारात्मक, पर्यावरण के लिए सकारात्मक चीज़ है ये। उसके बाद कागज के थैलों का प्रयोग भी जो है सकारात्मक पहलू है पर्यावरण सुरक्षा का। और वातानुकूलन, ये जो एयर कंडीशनिंग है, ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है पर्यावरण पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए और ये निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसलिए जो है पॉजिटिव निगेटिव हो गया। जो जहाँ तक कि गरीबी कम करने की बात है, तो गरीबी यदि कम होती है तो इससे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इससे जो है दोनों तरह के लाभ हानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका गरीबी कम करना होगा कि पर्यावरण से सुरक्षा संबंधित ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, धरणीय विकास की प्राप्ति हेतु कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो धरणीय विकास की प्राप्ति हेतु 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। धरणीय कृषि का अर्थ क्या है दोस्तों? 7वां प्रश्न है आपका, धरणीय कृषि का अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रह सके। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? तो जो रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यह जो है आपका 1992 में हुआ था ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था 1992 में। और यह उपक्रम क्या था? तो यह जो है कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क उन उत्पादों पर उन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ऑप्शन में इसे याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो दोस्तों, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल, और जिसे अंग्रेजी में हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसके बाद में इसकी जो ऊपर की परत होती है उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। ये जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर दिख रहा है इसी हम समताप मंडल कहते हैं। इसके बाद में आपका आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल, मध्यमंडल का जो है मध्यमंडल, दोस्तों मध्यमंडल को ही हम लोग जो है मेसोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद में आपका आता है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। यह जो है आपका थर्मोस्फीयर का ही पार्ट होता है, आयनोस्फीयर। और जो सबसे ऊपर होता है वह होता है बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। इस तरह से जो है आपको पांचों आपके पता लग गए कि जो सबसे ऊपर होगा वह क्षोभ मंडल होगा, ट्रोपोस्फीयर, फिर समताप मंडल होगा, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, सबसे निचली परत होती है, उसके ऊपर जो समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, और सबसे ऊपरी परत को हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं या बहिर्मंडल कहते हैं। आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो दोस्तों, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन से होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। हाइड्रोजन स्वच्छ एवं प्रभावी माध्यम है जिसको जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। उसका यूज जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में भी होता है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका सी होगा, हाइड्रोजन। इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों हाइड्रोजन एनर्जी के लिए रोड मैप तैयार किया है, जिसमें उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड की स्थापना 2003 में की थी। 2003 में, मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड,
नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई थी। रेड डेटा बुक किसका विवरण दर्ज करता है? दोस्तों रेड डेटा बुक जो होता है वह संकटग्रस्त पौधों एवं जीवों का विवरण रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ये जो है IUCN द्वारा जारी किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, 22 मई। 5 जून को आप लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 20 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। कार्बन शुल्क लगाने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों कार्बन टैक्स जारी करने वाला पहला देश फिनलैंड था। इसने 1990 में कार्बन पर शुल्क लगाया था, कार्बन इमिशन पर शुल्क लगाया था, टैक्स लगाया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगर स्वीडन और ब्रिटेन की बात करें तो इसने जो है इन दोनों ने 1991 में जो है कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया अपने देश में, और भारत ने 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं? दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, 11। ऑप्शन डी वाला सही होगा। वायु में निलंबित छोटे 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 कण अथवा तरल बूंदें क्या कहलाती हैं? तो जो वायु में लटके हुए छोटे छोटे ठोस कण होते हैं, तरल बूंदों का संग्रह जो होता है, उसे हम लोग एरोसोल कहते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायु प्रदूषण के जैव सूचक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों लाइकेंस जो होते हैं वह, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। लाइकेन जो होते हैं वह वायु प्रदूषण के जैव सूचक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। ये कवक और शैवाल से मिलकर के बनते हैं, कवक और शैवाल से बने होते हैं। और दोस्तों इनकी एक विशेषता होती है कि जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है तो ये नहीं उगते हैं, जैसे शहरों के किनारे ये बहुत कम ही पाए जाते हैं। और ये थैलोफाइटा संघ की वनस्पतियां होती हैं, थैलोफाइटा, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।